देवरानी के कमरे से जुड़ी जेठानी की खिड़की। गोरी सुंदर निशा नाम की लड़की सुंदर सी डिजाइनर मॉडर्न साड़ी पहने एक आलीशान घर के लिविंग रूम में अपने माता पिता दीपेश, रुक्मिणी और छोटी गौरी सुंदर मॉडर्न बहन सुनीता के पास खड़ी थी। सुनीता ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना आपको कि अनीता ही मेरी देवरानी बनेगी। ऐसा ही होना चाहिए निशा। तेरे ससुराल वाले तो कितने अमीर हैं, उनका शहर में कितना नाम है। अगर अनीता भी उसी घर की बहू बन गई तो तुम दोनों बहनें जीवन भर उस घर में राज करोगी। आपके देवर जी तो कितने हैंडसम है दीदी, मुझे उन्हीं से शादी करनी है। तेरी शादी देवर जी से ही होगी अनीता, ये मेरा वादा है तुझसे। बस सही समय आने पर मैं माँ जी और सबसे तेरे और देवर जी के रिश्ते की बात करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। निशा वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद निशा इसी शहर में अपने बड़े से आलीशान अमीर ससुराल में आती है, जहां घर के लिविंग रूम में निशा के सास ससुर हिमानी, हरीश, बूढ़ी दादी सास जानकी देवी और नंद रिया ये सब सोफे पर बैठे थे। निशा के ससुराल वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। निशा बहू, तुम्हें आने में इतना समय कैसे लग गया? घर में कितने सारे काम हैं। सॉरी माँ जी, वो माँ ने मुझे रोक लिया था। अभय जी और देवर जी अब तक आए नहीं। वो आते ही होंगे बहू, तुम जाकर खाने की व्यवस्था करो। तभी निशा अपने ससुराल की आलीशान रसोई में आती है, जहां इलेक्ट्रिक चूल्हे और कई सारी ब्रांडेड चीजें थी। तभी निशा खाने की व्यवस्था करने में लग जाती है। मौका देखते ही आज ही सबसे बात करती हूँ ताकि अनीता और देवर जी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। थोड़े समय बाद खाना बन जाता है। रात के समय निशा, उसके सास ससुर, दादी सास आनंद और निशा का पति अभय और देवर महेश ये सब घर के बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। निशा और उसके ससुराल वाले ओबेरॉय खानदान के लोग हैं। अभय और महेश ये दोनों भाई एक कंपनी में जॉब करते हैं। सुनिए जी, आज सवेरे मुझे शीतल मिली थी। वो मेरी बचपन की दोस्त है ना। वो अच्छा, उनकी बेटी सपना तो अब बड़ी हो चुकी होगी, है ना? शीतल बता रही थी कि वो अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रही है। वो कह रही थी अगर मेरी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताना। अब उन लोगों के हालात कुछ ठीक हुए कि नहीं, या अभी भी वो पहले की तरह गरीब ही है? पहले की तरह है माँ जी। हरीश जी, मैं सोच रही थी कि हम सपना को अपने घर की बहू बना ले। पर हिमानी, वो लोग हमारी बराबरी के नहीं हैं। हम लोग कितने अमीर लोग हैं और वो कितने गरीब लोग। क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने एक गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया? अमीर गरीब से क्या होता है जी। सपना बहुत ही संस्कारी लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे महेश के जीवन में खुशी भर देगी। ये सुनकर निशा दंग रह जाती है। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो देवर जी की शादी की बात चल रही है। अगर ऐसी बात है तो कल सपना के घर जाएंगे और महेश और सपना के रिश्ते की बात करेंगे। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरों में थे। निशा और अभय अपने कमरे में थे। निशा के कमरे की एक दीवार पर एक खिड़की थी और उस खिड़की के उस पार महेश का कमरा था। दोनों के कमरे की दीवार एक ही थी। अभय जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो निशा, क्या बात करनी है तुम्हें? तभी निशा उठकर खिड़की के पास आती है और खिड़की खोलकर महेश के कमरे के अंदर देखती है तो महेश के कमरे में कोई नहीं था। अच्छा हुआ देवर जी कमरे में नहीं है। तभी निशा खिड़की बंद करके अभय के पास आती है। क्या बात है, बोलो तो सही निशा। अभय जी, मेरे मायके वाले ये चाहते हैं कि अनीता की शादी देवर जी से हो जाए। क्या? हाँ, और अब माँ जी देवर जी की शादी अपनी सहेली की बेटी के साथ करवाना चाहती है। आप बोलिए ना माँ जी को कि वो ऐसा ना करे। मेरी देवरानी मेरी छोटी बहन अनीता ही बनेगी। और आप तो जानते हैं ना मेरे मायके वाले कितने अमीर है और मेरी बहन भी कितनी सुंदर, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट है। तो जब सब महेश के रिश्ते की बात कर रहे थे उसी समय तुम्हें सबके सामने ये बात बोलनी चाहिए थी ना। मैं डर रही थी ये बात बोलने से। ठीक है, तुम चिंता मत करो, कल सवेरे इस विषय पर मैं बात करता हूँ माँ से। अब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे निशा और अभय हिमानी के कमरे में आते हैं और अभय हिमानी को अनीता और महेश के रिश्ते की बात बताता है। नहीं अभय बेटा, हमारे पूर्वज जो चले गए हैं उनका कहना था कि कभी एक घर की दो बेटियों को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहिए, इसलिए अनीता की शादी महेश से नहीं हो सकती। माँ जी, मेरी बहन बहुत अच्छी है, इस बात में कोई शक नहीं है बहू, पर हम अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते। अब तुम भी इस बात को अपने जहन से निकाल दो, महेश की शादी सपना से ही होगी। यह सुनकर निशा दुखी हो जाती है। थोड़े समय बाद पूरा परिवार इसी शहर में एक छोटे से घर में आता है, जहां हिमानी की सहेली शीतल, उसका पति और बेटी सपना थी। तभी दोनों परिवार वाले महेश और सपना के रिश्ते की बात करते हैं। सपना दिखने में काफी सुंदर और साधारण लड़की थी। कुछ दिन बाद महेश और सपना की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी सपना साधारण सिंपल साड़ी पहने रसोई में चाय नाश्ता लेकर आती है। बाकी सबने डिजाइनर मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे।
हाँ, अरे सपना, ये कैसे गरीबों की तरह कपड़े पहन रखे हैं तुमने? हाँ। सपना बहू, ये कैसा पहनावा है तुम्हारा? क्या हुआ माँ जी, मेरी ये साड़ी अच्छी नहीं है क्या? भाभी, हम ओबरॉय खानदान के लोग हैं और काफी मॉडर्न हैं। आपका ये पहनावा देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप इस घर की बहू हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ की नौकरानी हैं। सपना, तुरंत कमरे में जाओ और भाभी की तरह कोई डिजाइनर साड़ी पहन कर आओ। अगर आस पड़ोस वाले तुम्हें इस अवतार में देखेंगे तो सब काफी मजाक बनाएंगे हमारा। तभी सपना कमरे में चली जाती है। किसी गरीब को अपने घर की बहू बनाने का यही अंजाम होता है। थोड़े समय बाद सपना डिजाइनर मॉडर्न साड़ी पहनकर बाहर आती है। तभी अभय और महेश अपने काम पर चले जाते हैं और सपना घर के कामों में लग जाती है। रात का समय निशा अपने कमरे में फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बहुत कोशिश की माँ जी को मनाने की, पर पता नहीं माँ जी को उस गरीब सपना में क्या ऐसा दिखा कि उसके सिवाय उन्हें कोई नजर ही नहीं आ रहा था। कितने अरमान सजाए थे अनीता ने इस रिश्ते को लेकर, पर तुम्हारी सास ने अनीता के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। माँ जी ने तो मुझे भी आप सबकी नजरों में गिरा दिया। माँ निशा, अब जब तेरी सास ने तेरी इज्जत नहीं रखी ना, तो अब तू सपना को वहां इतनी बुली कर दे कि तेरी सास को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि उसका ये फैसला वाकई में कितना गलत है। रुक्मिणी निशा को उसकी सास के खिलाफ भड़काने लगती है। थोड़े समय बाद महेश के कमरे में कुछ हलचल होने लगती है। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लगता है बाजू के कमरे में कोई आया है। तभी निशा अपने कमरे की खिड़की के पास आती है और थोड़ी खिड़की खोलकर महेश के कमरे के अंदर देखती है। अंदर सपना बेड पर अकेली बैठी हुई थी। बाप रे, इस घर में कितने ज्यादा काम रहते हैं। तभी सपना के कमरे में उसकी सास हिमानी और बूढ़ी दादी सास जानकी देवी आती हैं। दोनों के हाथों में 2 थैलियां थी। माँ जी आप? तभी हिमानी सपना को कई सारे सोने के नेकलेस देती है। बहू, ये पूरे 20 लाख रुपए के गहने हैं। ये हमारे रिलेटिव और हमारे और से तुम्हारे लिए हैं। इन्हें अच्छे से अपने पास संभाल के रखना। तभी जानकी देवी एक सुंदर पुरानी डिजाइन का बढ़िया सा नेकलेस सपना को देती है। सपना बहू, ये हमारा खानदानी नेकलेस है। हमारे घर में जब भी नई बहू आती है हम उसे ये नेकलेस देते हैं। ये हमारे पूर्वजों से परंपरा चलती आ रही है। अब इस घर में नई बहू जब तक नहीं आ जाती, इस नेकलेस को तुम अपने पास संभाल के रखना। निशा ये सब अपने कमरे से देख रही थी। माँ जी, दादी माँ, आप ये गहने मुझे मत दीजिए। ये काफी कीमती गहने हैं। अगर ये मुझसे खो गए तो इन्हें आप अपने पास रख लीजिए। नहीं बहू, तुम इन्हें अपने पास रखो। जब भी कोई फेस्टिवल आए या कोई प्रोग्राम आए तुम इन्हें पहन लेना। तभी हिमानी और जानकी देवी वहां से चले जाते हैं। माँ जी और दादी माँ ने तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी मुझे। अब कैसे संभालूं मैं इन्हें, इतने कीमती गहने को? कहीं मुझसे ये खो गए तो? तभी सपना उन गहनों को महेश की अलमारी में एक लॉकर में रख देती है और उस लॉकर की चाबी अलमारी में रख देती है। अरे वाह, इस खिड़की के होने से तो मेरा कितना फायदा हो रहा है। अपने इस गरीब देवरानी को अपने इस परिवार की नजरों में गिराने का रास्ता जो मिल गया। अगले दिन सवेरे सब घर में बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी महेश और अभय अपने काम पर चले जाते हैं और सपना घर के काम में लग जाती है। माँ जी, चलिए हम हॉस्पिटल जाकर आते हैं। थोड़े समय बाद सपना कपड़े धो रही थी। तभी निशा चुपके से सपना के कमरे में आती है और उसकी अलमारी से वो चाबी निकालती है। जल्दी से सारे गहने निकालकर इस खिड़की से अपने कमरे में फेंक देती हूँ। तभी निशा उस लॉकर को खोलती है। उधर सपना कपड़े धोने में व्यस्त थी। थोड़े समय बाद निशा सारे गहने निकालकर खिड़की से अपने कमरे में फेंक देती है और अपने कमरे में आकर वो सारे गहने अपने तकिए के अंदर छुपा देती है। अब किसी को शक नहीं होगा कि सपना के गहने मैंने चुराए हैं। तभी निशा बाहर आती है और घर के काम में लग जाती है। रात का समय सब घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। मेरे कमरे की खिड़की सच में कमाल की है। उसकी सहायता से आज मेरा कितना बड़ा काम हो गया। चलो मैं अपनी देवरानी को सबकी नजरों में बुरा बनाती हूँ। दादी माँ, आपने मुझे वो अपना खानदानी गहने जो दिया था ना, पुराने डिजाइन वाला, वो नेकलेस मेरी माँ को बहुत पसंद आया है और माँ भी सेम वैसा ही नेकलेस बनाना चाहती है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे वो दे दो ना, कुछ दिन के लिए वो नेकलेस मिल सकता है क्या? दादी माँ, 2 दिन बाद मेरी माँ वो नेकलेस लौटा देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। सपना बहू, मैंने तुम्हें जो अपना खानदानी नेकलेस दिया था वो नेकलेस लेकर निशा बहू को दे दो। जी दादी माँ। तभी सपना कमरे में आती है और जैसे ही तिजोरी खोलकर देखती है तो उसमें एक भी नेकलेस नहीं था। अरे सारे नेकलेस कहाँ गए? यही तो रखे थे मैंने। सपना पागलों की तरह पूरी अलमारी से वो नेकलेस तलाश करती है पर उसे एक भी नेकलेस नहीं मिलता। कहाँ चले गए सारे नेकलेस? यही लॉकर में तो रखे थे मैंने। अम्मा जी और सबको क्या जवाब दूंगी मैं?
सपना काफी रो रही थी। थोड़े समय बाद सपना रोते रोते कमरे से बाहर सबके पास आती है। क्या हुआ सपना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बहू? यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। चलो ड्रामा शुरू हो चुका है, अब असली मजा आएगा। माँ जी, आपने जो मुझे नेकलेस दिए थे वो सब मैंने अपनी अलमारी की तिजोरी में रखे थे, पर अब वो उस तिजोरी में नहीं है। क्या नेकलेस गायब हो गए? ऐसे कैसे गायब हो गए? पता नहीं माँ जी, मैंने तो तिजोरी में ही रखे थे। सपना तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? वो गहने लाखों के थे। तभी सब नेकलेस तलाश करने लगते हैं, पर किसी को नेकलेस नहीं मिलते। तभी हिमानी और सब सपना को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। सपना बहू, तू इतनी लापरवाह कैसे है? माँ जी माफ करना, छोटी मुंह बड़ी बात। जब आपकी बहू गहने नहीं संभाल सकती, वो घर संसार क्या खाक संभालेगी? लगता है तुम्हें अपनी बहू बनाकर हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है सपना बहू। हिमानी सपना को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। रात का समय हिमानी अपने कमरे में थी और निशा उसके पैरों की मालिश कर रही थी। सपना बहू की वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया, पता नहीं किसने वो नेकलेस चुरा लिया होगा। माँ जी, ये गरीब लोग ना बड़े लालची होते हैं। और रही बात हमारे घर की, तो हमारे घर कभी चोरी नहीं होती। और कोई ऐसा भी तो कर सकता है कि, मुझे तो लगता है कि सपना ने वो सारे गहने अपने मायके भेज दिए हो। सही कहा तूने निशा बहू, उस सपना ने सारे गहने उसकी माँ के घर भेज दिए होंगे। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। रात का समय निशा अभय अपने कमरे में थे। निशा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी सपना और महेश की बातें सुन रही थी। मैं तो यहाँ आते ही सबकी नजरों में गिर गई। माँ जी मुझसे इतनी नाराज हो गई कि वो मुझसे बात तक नहीं कर रही। महेश जी, वो नेकलेस कहाँ गए मुझे सच में नहीं पता। कैसी बातें कर रही हो सपना? गहने तुमने ही रखे थे और कोई भी इस कमरे में नहीं आता। माँ जी मुझसे नाराज है जी। अब ऐसे क्या करूँ मैं कि माँ जी की नाराजगी खत्म हो जाए? अगर तुम्हें माँ की नाराजगी खत्म करनी है तो तुम माँ के लिए गाजर का हलवा, मेथी के पकौड़े और साथ में बिरयानी बनाओ। ये तीनों चीजें माँ को बहुत पसंद है। ये खाती माँ की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अब ये सारी बातें निशा खिड़की से सुन लेती है। अच्छा, तो माँ जी को खुश करने की तैयारियां चल रही हैं, पर मैं भी निशा हूँ। मैं इतनी आसानी से सपना को माँ जी की नजरों में अच्छा नहीं बनने दूंगी। अगले दिन दोपहर में सपना रसोई में गाजर का हलवा, मेथी के पकौड़े और बिरयानी बना रही थी। गाजर का हलवा, पकौड़े और बिरयानी खाकर माँ जी एकदम खुश हो जाएंगी। तभी वहां निशा आती है। और मेरी प्यारी देवरानी जी, क्या बना रही हो खाने में? लगता है कुछ खास बन रहा है। हाँ, मैं गाजर का हलवा, मेथी के पकौड़े और साथ में बिरयानी बना रही हूँ। माँ जी को बहुत पसंद है ना, बस ये सब खाकर माँ जी की नाराजगी दूर हो जाए। अच्छा, कोई नहीं, माँ जी की नाराजगी दूर हो जाएगी। तभी निशा बाहर चली जाती है। थोड़े समय बाद गाजर का हलवा, पकौड़े और बिरयानी बन जाती है। चलो ये सब तो बन गए। जेठ जी और महेश जी भी आते होंगे, जाकर डाइनिंग टेबल सजा देती हूँ। तभी सपना रसोई से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल साफ करने लगती है। तभी निशा चुपके से रसोई में आती है। सपना, मैं तुझे माँ जी की नजरों में अच्छा बनने ही नहीं दूंगी। तभी निशा गाजर के हलवे में कई सारा नमक डाल देती है और पकौड़े और बिरयानी में पेट खराब होने वाली दवाई मिला देती है। अब मजा आएगा जब माँ जी खाएगी पेट खराब होने वाला ये खाना। तभी निशा बाहर चली जाती है। थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सामने सपना का बनाया हुआ गाजर का हलवा, मेथी के पकौड़े और बिरयानी रखी हुई थी। अरे वाह, आज तो सारी चीजें हिमानी की पसंद की बनी है। क्या बात है निशा बहू, आज किस खुशी में तुमने हिमानी की पसंद के पकवान बनाए? ससुर जी, ये सब मैंने नहीं बल्कि सपना ने बनाया है। ये सुनकर हिमानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। देख हिमानी बहू, सपना बहुत उससे प्यार करती है, उसने तेरी पसंद का खाना बनाया है। निशा बहू, मेरे लिए दाल रोटी बना दो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। माँ जी, सपना को माफ कर दीजिए, इसने इतने प्यार से आपके लिए ये सब बनाया है। इसकी खुशी की खातिर ये सब खा लीजिए। हाँ माँ, खा लीजिए ना। अरे हिमानी बहू ने इतने प्रेम से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, खा लो इसे। तभी हिमानी और सब गाजर का हलवा खाने लगते हैं। वहीं गाजर के हलवे में नमक था। छी, ये हलवा तो नमकीन है, किसी काम की नहीं है तू सपना बहू। हलवा कोई नमकीन बनाता है क्या? क्या नमकीन? पर मैंने तो हलवे में चीनी डाली थी, फिर ये नमकीन कैसे हो गया? कोई बात नहीं सपना, शायद जल्दीबाजी में तुमने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया होगा हलवे में। माँ जी, बिरयानी और पकोड़े अच्छे बने हैं, आप ये खाकर देखिए। तभी सब बिरयानी और पकौड़े खाने लगते हैं। अब निशा नहीं खा रही थी। खाइए कि पेट खराब होने वाली दवाई मिलाकर खाना खाइए, इसे खाकर सबकी हालत खराब होने वाली है। सपना को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिठानी उसके साथ इतना बुरा कर रही है। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं।
तभी हिमानी और हरीश के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मेरे भी पेट में अचानक दर्द हो रहा है। तभी दोनों शौचालय में चले जाते हैं। अब इसी तरह पूरे परिवार के सदस्य पेट दर्द की तकलीफ के कारण बार बार शौचालय आते जाते रहते हैं। थोड़े समय बाद सब घर के हॉल में बैठे पेट दर्द के कारण तड़प रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हमारे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? हरीश बेटा, तू तुरंत किसी डॉक्टर को बुला ला। तभी हरीश एक डॉक्टर को अपने घर बुलाता है। डॉक्टर सबका चेकअप करके सबको दवाई देता है। डॉक्टर साहब, अचानक सबकी ऐसी हालत क्यों हो गई है? आप लोगों ने जो खाना खाया है शायद उसमें पेट खराब होने वाली दवाई मिली थी, तभी सबकी ऐसी हालत हुई थी। क्या? पेट खराब होने वाली दवाई? सपना, तुमने खाने में पेट खराब होने वाली दवाई मिलाई थी? नहीं नहीं जेठानी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं मिलाया था। इस सपना बहू ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैंने सपना को अपनी बहू बनाया था। तभी सब सपना को फिर से खरी खोटी सुनाने लगते हैं। रात का समय सपना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी वहां महेश आता है। सपना, तुम खाने में पेट खराब होने वाली दवाई क्यों मिलाई थी? महेशी, मैंने कुछ खाने में नहीं मिलाया था। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर ये सब मुझे माँ जी की नजरों में नीचे गिराने के लिए कर रहा है, तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। ऐसा कोई क्यों करेगा भला सपना? तभी सपना की नजर खिड़की पर पड़ती है तो खिड़की आधी खुली हुई थी और वहां निशा खड़ी चुपके से दोनों की बातें सुन रही थी। जेठानी जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? भाभी माँ। तभी सपना के कमरे में रिया आती है और सपना को हिमानी की एक डिजाइनर कीमती साड़ी देती है। भाभी, माँ ने मुझे ये साड़ी इस्त्री करने के लिए दिया है, आप जरा ये साड़ी इस्त्री कर देंगी? मुझे अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। माँ को कल अर्जुन किसी प्रोग्राम में जाना है। ठीक है रिया, मैं ये साड़ी इस्त्री कर देती हूँ। तभी रिया वहां से चली जाती है। तुम दुखी मत हो सपना, माँ का गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। इतना कहकर महेश बाहर चला जाता है। तभी सपना हिमानी की साड़ी इस्त्री करने लगती है। अच्छा, तो सपना माँ जी की साड़ी इस्त्री कर रही है। चलो सपना को थोड़ा और बदनाम करते हैं। थोड़े समय बाद हिमानी की साड़ी प्रेस हो जाती है। तभी जानकी देवी की आवाज सुनकर सपना कमरे से बाहर चली जाती है। चलो सपना बाहर चली गई, चलो जल्दी जाकर माँ जी की साड़ी खराब कर देती हूँ। तभी निशा सपना के कमरे में आती है और हिमानी की उस साड़ी पर गरम प्रेस रखकर वहां से अपने कमरे से भाग जाती है। थोड़े समय बाद रिया और सपना के कमरे में आते हैं तो कमरे में धुआं फैला हुआ था। ये धुआं कैसा? तभी दोनों साड़ी की ओर देखते हैं तो साड़ी पर गरम प्रेस रखी हुई थी और गरम प्रेस के कारण आधी साड़ी जल चुकी थी। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये प्रेस साड़ी के ऊपर कैसे गिर गई? माँ जी की साड़ी तो जल गई। अरे बाप रे भाभी, माँ की ये साड़ी कैसे जला दी? माँ तो मेरा दम निकाल देगी। ये माँ की सबसे फेवरेट साड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरे साथ हर बार बुरा होता जा रहा है? मैं माँ को बोल कर आती हूँ, अब माँ जाने और आप जानो। तभी रिया हिमानी के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। क्या? उस मनुष्य ने मेरी पसंदीदा साड़ी जला दी? उसे तो मैं घर से निकाल ही दूंगी। तभी हिमानी सपना को अपने पास बुलाती है। वहां परिवार के सभी सदस्य थे। महेश बेटा, इस पागल लड़की सपना को इसी समय इसके मायके छोड़ा। अब मैं इसे एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं रहने दूंगी। ले जा इसको इसके मायके। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए, वरना मेरे माता पिता मर जाएंगे। जब से तू यहाँ आई है तब से हमारा नुकसान पे नुकसान होता आ रहा है। अब हम अपना और नुकसान नहीं झेल सकते, इसलिए निकल जाए यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। सपना हिमानी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। देख लीजिए माँ जी, अपनी गलती का अंजाम। बड़ा शौक था ना आपको इस गरीब को अपने घर की बहू बनाने का। जब से यहाँ आई है इसने हम सबको परेशान करके रख दिया है। अगर मेरी बहन की शादी देवर जी से हो जाती ना तो आज मेरी बहन इस घर में 4 चांद लगा देती। पर आपको तो पता नहीं क्यों ये सपना पसंद आ गई थी। सही कहा तूने निशा बहू, इस गरीब सपना को तो अपने घर की बहू बनाकर ही मैंने गलती कर दी है। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती निशा बहू, तो मुझे आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। माँ जी, ये बस आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगी। हिमानी बहू को माफ कर दो। सपना बहू, आगे से तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का तुम खास ख्याल रखना। जी ससुर जी। रात का समय सपना का अपने कमरे में थी। जो हो ना हो ये सब जेठानी जी ही कर रही हैं। वही मुझे माँ जी और सबकी नजरों में बुरा बना कर रख रही है। तभी महेश कमरे में आता है। सपना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
महेशी, मुझे लगता है ये सब जेठानी जी कर रही हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? अपनी गलतियां भाभी पर क्यों थोप रही हो? मैं सच कह रही हूँ महेशी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जेठानी जी रोज चुपके से इस खिड़की से मुझ पर नजर रखती है। अब आप ही सोचिए, अचानक घर से गहने कहाँ गायब हो गए। अगर मैं गहने मेरे मायके भेजती तो यहाँ कोई तो आता मेरे मायके से। उस दिन ना मैं अपने मायके गई, ना मेरे मायके वाले यहाँ कोई आए। फिर मैं कैसे गहने अपने मायके भेज सकती हूँ? और रिया ने जब मुझे माँ जी की साड़ी ला कर दी, तब जेठानी जी खिड़की के पास खड़े होकर हमारी सारी बातें सुन रही थी कि जैसे ही मैं कमरे से बाहर गई तभी माँ जी की साड़ी पर किसी ने माँ जी की साड़ी पर गर्म पेस्ट रख दिया। अब जेठानी जी के सिवा कौन हो सकता है यहाँ? अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर हमें भाभी का सच सबके सामने लाना होगा। वो कैसे महेशी? मेरे पास एक आइडिया है। महेश धीरे से सपना को कुछ बताने लगता है। थोड़े समय बाद निशा अपने कमरे में आती है तो बाजू वाले कमरे में सपना और महेश जोर जोर से बातें कर रहे थे। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, जाकर सुनती हूँ। तभी निशा खिड़की के पास आती है और धीरे से खिड़की खोलकर अंदर देखती है तो सामने बेड पर सपना और महेश बैठे बातें कर रहे थे। सपना, ये पेपर अपने पास संभाल कर रखो, कल सवेरे मुझे ये पेपर ऑफिस में जमा करना है। ये मेरे नए प्रोजेक्ट के पेपर हैं और ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है। ये किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। कल सवेरे मुझे ये पेपर वापस दे देना। जी ठीक है, मैं इन पेपर्स को अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ। तभी सपना उन पेपर को अलमारी में रख देती है। अब ये सब निशा अपने कमरे में देख लेती है। ओहो, तो देवर जी की नौकरी का सवाल है, तो चलो अब देवर जी को उनकी नौकरी से छुटकारा दिलाते हैं। अगले दिन सवेरे सपना रसोई में थी और महेश नीचे सबके पास बैठा हुआ था। तभी निशा सपना के कमरे में आती है और अलमारी से वो पेपर निकाल लेती है। सॉरी देवर जी, आपकी नौकरी अब खतरे में पड़ने वाली है। तभी निशा वो पेपर लेकर वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद सब नीचे थे। सपना, मैंने कल रात जो तुम्हें प्रोजेक्ट के पेपर दिए थे वो पेपर ला कर दो मुझे। अरे सारे पेपर सही से देख लिए ना तूने महेश? जी भाई। तभी सपना कमरे में आती है तो अलमारी में वो पेपर नहीं थे। लगता है जेठानी जी ने अपना काम कर दिया है। तभी सपना नीचे आती है। महेश जी, कमरे में वो पेपर नहीं है। कल रात वो पेपर मैंने अलमारी में रखे थे, पर अब वो वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है तो कहाँ चले गए? मुझे लगता है वो पेपर जेठानी जी ने लिए हैं। ये क्या बोल रही हो तुम सपना? भला मैं क्यों पेपर बोलूंगी? सपना बहू, निशा बहू पर इल्जाम मत लगा। वो भला तेरे कमरे में क्यों जाएगी? वैसे ही जैसे भाभी आपकी साड़ी जलाने हमारे कमरे में आई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप देवर जी? रुकिए भाभी, अभी पता चल जाएगा। तभी महेश सबको अपने मोबाइल से अपने कैमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाता है जिसमें निशा सपना की अलमारी से वो पेपर निकाल रही थी। निशा बहू, ये सब क्या है? जेठानी जी, मैंने आपका क्या बुरा किया है? क्यों आप बार बार मुझे माँ जी की नजरों में बुरा बना रही हैं? पहले आपने मेरी बातें सुनकर खाने में पेट खराब होने वाली दवाई मिलाई, फिर मेरे गहने चुराए, और अब ये ऐसा क्यों किया आपने जेठानी जी? निशा बहू, क्यों किया तूने ऐसा? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अपनी बहन को इस घर की बहू बनाना चाहती थी, इसलिए मैं सपना को यहाँ से सबकी नजरों में बुरा बना रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि निशा बहू तुम ऐसा कर सकती हो। बस बहुत हुआ। निशा, हरीश जी, अगर ये दोनों बहुएं साथ रहेंगी तो उनके साथ यूं ही जीवन भर बहस होती रहेगी। इससे अच्छा तो इन्हें अलग ही कर देते हैं। अबे तुम निशा बहू को लेकर इस घर से चले जाओ और दोनों कहीं अलग रहकर अपना जीवन बिताओ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी माँ जी। मुझे इस घर से मत निकालिए। माँ, भाभी को मत निकालिए इस घर से। मैं खुद सपना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि कंपनी वालों ने मेरा ट्रांसफर उदयपुर शहर की कंपनी में कर दिया है। अब से हम वहीं रहेंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन महेश सपना को लेकर उदयपुर चला जाता है, जिसके बाद दोनों अकेले रहकर मजे से अपना जीवन बिताते हैं और इधर निशा और सब अपना जीवन बिताने लगते हैं।